Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Hello all, this side Anuradha Sharma, and today what we are going to start our chapter number 7 glimpses of India। तो इस चैप्टर में हमारे पास फर्दर 3 चैप्टर्स है, मतलब चैप्टर्स नहीं है, टॉपिक्स उन्होंने दिए हुए हैं। व्हाट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि भाई जो हम छोटा सा पार्शियल व्यू देखते हैं इंडिया के बारे में, या कुछ झलकियां हैं जो इंडिया के बारे में, या कुछ ऐसी चीजों की बात होगी लाइक वी प्राउड अबाउट इट, राइट, जिसके बारे में हमें गर्व है। सो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मतलब कुछ झलकियां देख इंडिया के बारे में, कुछ उसका इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो 3 पार्ट्स हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, नाम से पता चल रहा है बेकिंग। बेक क्या होता है? कुछ बनते हैं, जैसे किचन में कुक किया जाता है। तो जब भी आप कभी भी कन्फेक्शनरी शॉप पे जाते हो ना, जहाँ पे केक खरीदते हो, पेस्ट्रीज खरीदते हो, सो व्हाट दे डू, दे बेक इट। उसको बेक करते हैं, उसको कुक नहीं करते हैं, ठीक है। रिटन बाय ल्यूजियो रॉड्रिगेज, राइट। और सेकंड है कुर्ग। कुर्ग एक कर्नाटका में जगह है, रिटन बाय लोकेश अब्रोल। एंड थर्ड है टी फ्रॉम आसाम। तो आपको पता है आसाम की चाय बहुत फेमस है, रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। सो बट वन बाय वन वी विल डिस्कस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो बेकर्स जो हैं गोवा के, वो किस चीज के लिए फेमस है, क्या है, मतलब बेकर्स ऑफ कोर्स गोवा के हैं तो बेकिंग के लिए फेमस है। मतलब ऐसा क्या बनाते हैं? केक बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं, कुकीज बनाते हैं। व्हाट दे मेक, एक्चुअली वे क्या बनाते हैं और वो क्यों फेमस है, क्या ऐसी स्पेशलिटीज है कि उसके ऊपर एक चैप्टर ही बन गया है। तो भाई पहले चैप्टर पढ़ेंगे तभी बताएंगे ना। अब जैसे अनुराधा फेमस किस चीज के लिए? भाई इंग्लिश पढ़ाने के लिए, राइट। आप किस चीज के लिए फेमस हो? पढ़ने के लिए, पेपर्स क्लियर करने के लिए। तो इसी तरह से जो बेकर्स हैं गोवा के, राइट, तो गोवा के बेकर्स फेमस है अच्छी बेकिंग करने के लिए, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स क्वालिटी गुड होंगे, शायद इसीलिए उन्होंने चैप्टर बनाया है। अभी सारा कुछ यहीं पे बता दूंगी, तो चैप्टर कौन पढ़ेगा? तो चैप्टर पढ़ेंगे और डिटेल में चीजों को समझेंगे। लेट्स बिगिन। सो बिफोर यू रीड, तो पढ़ने से पहले आपको पता है वो हमेशा चैप्टर में हमें कुछ चीजें बताते हैं। व्हाट images of people and of places come to your mind when you think of your country। तो जब भी आप अपने देश के बारे में सोचते हो तो क्या चीजें, कैसी जगहें आपके मन में आती है ना? तो हमारे मन में आ रहा है, क्योंकि गर्मियों का सीजन है, कुल्लू मनाली, है ना। हमारे मन में माउंटेन्स, पहाड़ियां आ रही हैं, भाई वहां पे जाएं, ये गर्मी से राहत पाएं, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन? आप कौन सी जगह पे रहते हो या आप कभी विजिटेड, आप कहीं गए हो? कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन? क्या कोई ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जो आपको पसंद है, या आप जा चुके हो, या आप जाना चाहते हो? यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्टुगीज हैव आल्सो प्लेड अ पार्ट इन अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। तो भाई आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो ना अपनी सोशल स्टडीज में, तो वहां पे हमने ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं, डच के बारे में पढ़ते हैं, फ्रेंच के बारे में पढ़ते हैं, बट पोर्टुगीज इज आल्सो द फेमस। उस समय वो भी हमारी हिस्ट्री का पार्ट बन के गए हैं। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंसेस? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर। क्या आप बताओगे कि इंडिया के किस पार्ट में अभी भी फ्रेंच, और जो फ्रेंच लोग थे और पोर्टुगीज थे, उनका असर अभी भी इंडिया में है, राइट। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो? टी कहाँ पे उगती है, कॉफी कहाँ पे उगती है, क्या ये आप बता सकते हो? सो दीज आर जस्ट द जनरल क्वेश्चंस व्हिच यू गाइस कैन डिस्कस, राइट, विद ईच अदर। इट्स जस्ट एन एक्टिविटी पार्ट। मेन टॉपिक पे आते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा। चलो गोवा मेरे साथ अच्छी यादों के साथ, क्योंकि चैप्टर समझना है। सो दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गॉन विलेज। तो कौन सा विलेज है भाई? गॉन विलेज है। पेन पोर्ट्रेट क्या होता है कि उस चीज के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे करेक्टर स्केच बताते हैं ना, अच्छा अनुराधा मैडम के बारे में बताओ, राइट, 10 लाइन्स अबाउट अनुराधा मैडम। सो पेन पोर्ट्रेट ऑफ अनुराधा, राइट। तो इसी तरह इस विलेज के बारे में, इस विलेज के बेकर्स के बारे में, हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन दिस सोसाइटी। तो इनका अभी भी उस सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। कौन से बेकर्स का? गॉन विलेज के बेकर्स का। बेकर्स होते कौन है? जो बेक करते हैं, जो कुकीज बनाते हैं, जो रस्क बनाते हैं, जो केक बनाते हैं, जो ब्रेड बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं बेकर्स। चलो, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। कहते हमारे पूर्वज अभी भी आर ऑफन हर्ड, सुना होगा, रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मतलब थिंकिंग फॉन्ड ऑफ द पास्ट। जब भी आप अपने अपनी दादी के पास बैठ जाओ, नानी के पास बैठ जाओ, राइट, अगर आप लकी हो, अगर वो आपके पास है तो, है ना, तो आपने सुना होगा वो कहते हमारे समय में ना ऐसा होता था, हमारे समय में ना, तो मतलब हमारा समा। तो उनको अपना पास्ट बहुत पसंद है, तो वो चीजों को बड़े खुल के खुशी से चीजों को बताते हैं, ठीक है। तो वो ही पुराने समय की बातों के बारे में बता रहे हैं, अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, जब बहुत दिन अच्छे थे,
राइट, पुर्तगालियों के लिए। द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड। अब लॉव्स ऑफ ब्रेड क्या होता है भाई, ब्रेड तो सुना है, अब ये ब्रेड बड़ी बड़ी होती है, बाद में उसके टुकड़े होते हैं, पहले तो लॉफ होता है ना पूरे का पूरा, फिर उसको टक 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 करके उसके टुकड़े बना के मतलब उसके सिंपल ब्रेड बना लिया जाता है। सो फेमस था उस समय किस चीज के लिए, लॉव्स ऑफ ब्रेड के लिए। दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स माइट हैव वैनिश्ड। वैनिश्ड का मतलब है कि शायद वो खाने वाले जो हैं खत्म हो गए होंगे, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। तो पुराने समय की बात हो रही है कि भाई बनाने वाले अभी भी हैं। तो जब खाने वाले खत्म हो गए तो बनाने वाले कैसे हैं, मतलब बनाने वाले इन द सेंस वो कह रहे होंगे कि उनके आगे जो है मतलब अगर दादा बनाते थे तो पापा बनाने लगे, कि पापा बनाते होंगे तो आगे उनका बेटा या बेटी जो भी है वो बनाने लगे होंगे। हो सकता है कि खाने वाले खत्म हो चुके हैं उस समय वाले, ठीक है, बट बनाने वाले अभी भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लॉव्स। कहते अभी भी हमें दिख सकते हैं मिक्सर, राइट, जिसमें वो मिक्स करते होंगे सारा आटा वगैरह, द माउडर्स जिसमें वो चीजें मिलाते होंगे, एंड बेक द लोफ्स, और फिर जैसे वो लोफ बनाते होंगे ब्रेड का। दोज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंसेस स्टिल एग्जिस्ट। अब तब क्या होता है, तब ये थोड़ी है ओल्ड है, राइट, उसमें रख दिया, नहीं, तब क्या होता होगा, कोई एक फर्नेंस बनाते थे, जैसे एक वॉल होती है ना उसके बीच ऐसे जगह बना लेते थे, और वहां पे नीचे गर्म करने के लिए चीजें रखते थे, और ऊपर क्या है लॉफ रख देते थे, वो हल्का 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 उसके ऊपर सेक पड़ता रहता था, और चीज क्या हो जाती थी, बन जाती थी। तो ओवरऑल मतलब कोई गैस या ओवन नहीं होते थे उस समय, फर्नेंसेस होते थे। तो कहते अभी भी वो वहां पे दीवारों में घरों में देखे जा सकते हैं। द फायर इन द फर्नेस, तो नीचे मैंने बताया ना आग लगाई, मतलब आग इन द सेंस वो नहीं कि कपड़ों को लगा दी बहुत बड़ा, नहीं, थोड़ी थोड़ी वो आग जलाते थे हैं, और वो क्या है, और ऊपर लॉफ रख दिया, जो भी उसको मिला के मोल्ड पूरा करके मिक्स करके, और बाद में वो लॉफ का रूप ले लेता था। हैज नॉट बीन येट एक्सटिंग्विश्ड, कहते अभी भी वो आग बुझी नहीं है, मतलब अभी भी वो वहां पे हल्की हल्की दिखती है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ व्हाट इन द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, राइट। थर्ड एंड द जिंगल का क्या मतलब होता है कि वो उनके पास ना जो बैम्बू वो आते थे बेचने के लिए, उनके पास एक स्टिक होती थी, उसको टक करके मारते थे और जिंगल की आवाज आती थी। जिंगल का मतलब कोई आवाज, जैसे अब आ रहे हैं हमारी गलियों में, अब कोई कुल्फी वाले आते हैं, आइसक्रीम वाले, पॉ 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 पे, सो डिफरेंट साउंड्स आते हैं, और बच्चों को पता चल जाता है कि भाई ये वाली चीज आई है, तो भाग के बाहर खाने चलते हैं। तो उनका भी एक तरीका था थर्ड करना और मारना, और उसके बाद कोई जिंगल्स आवाज निकलती थी, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बेचने आए हैं। द ट्रेडिशनल जो पुराने थे, राइट, हर्डलिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। हर्डलिंग क्या है, अनाउंसिंग। तो वो जो थर्ड था, राइट, ये अनाउंसिंग था कि हम आ गए हैं, हमसे खरीदिए। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, तो कहते अभी भी कई जगहों पर वो आपको आवाज सुनाई देती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। मान सक शायद हो सकता है कि पिताजी की डेथ हो चुकी हो तब तक, बट बच्चे अभी भी उस मतलब बच्चा जो उस बेटा है उस प्रोफेशन को फैमिली के आगे चला रहा है। तो अभी भी कई कई जगहों पर वो थर्ड स्टिक लेके आते हैं, थर्ड एंड ऐसे साउंड क्रिएट करते हैं, लोगों को अनाउंस हो जाता है, लाइक हर्डलिंग, क्या अनाउंस हो जाता है कि हम आ गए, हमसे चीज खरीद लो। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज द पैडर इन गोवा। तो इंपॉर्टेंट है भाई, इनको क्या बोलते हैं, पैडर इन गोवा, ठीक है जी, इनको पैडर बोला जाता है गोवा में। क्यों, इनका नाम ही जैसे डाल दिया, जैसे हमारे सब्जी वाला वेजिटेबल सेलर हो गए है ना, तो कोई कुछ आइसक्रीम सेलर हो गए, तो इस तरह से ये बेकर्स वाले जो थे, जो बेचते थे ब्रेड के लॉफ्स, राइट, उनको पैडर बोलते थे। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, ठीक है, अब कौन बोल रहा है, आवर चाइल्डहुड, मतलब जिसने ये राइटर है, जिसने ये लिखा है, वो कहते हैं कि हमारे बचपन में द बेकर यूज टू आवर फ्रेंड्स, बेकर जो होते थे, जो चीजें बेचने आते थे, वो हमारे दोस्त होते थे। कंपेनियन एंड गाइड, राइट, जो हमारी मदद करते थे, जो हमें मतलब फ्रेंडशिप की तरह, हमारे साथ फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते। तो भाई हमारे भी ऐसे ही होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई आइसक्रीम वाला आता है, तो वो हमारा फ्रेंड ही बन जाता है, राइट, उसको पता चल जाता है कि ये हमसे आइसक्रीम लेते हैं, तो वो भी हमसे अच्छे से बात करता है। हमारे घर के आगे पॉ पॉ पॉ, राइट, या बेल टिंग लिंग 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 जरूर बजाता है, ताकि पता है हम बाहर आएंगे। तो यहाँ पे राइटर अपने समय की बात बता रहे हैं कि वो कोई, हमें ये नहीं लगता कि ये बेकर है, हमसे लगे, वो हमें अपने दोस्त लगते थे। He used to come at least twice a day, वो 2 बार आते थे दिन में कम से कम। Once when he set out in the morning on his selling round, पहली बार तब आते थे जब वो चीजों को बेचने आते थे सुबह सुबह, and then again when he returned after emptying his huge basket, मतलब एक बड़ी टोकरी लेके आते थे जो एम्प्टी हो जाती थी, खाली होती थी, तो शाम के समय उस समय आते थे। The jiggling thud of his bamboo woke us up from the sleep and we ran to meet and greet him। अब क्या कहते हैं कि वो जो जिगलिंग साउंड बजाते थे ना, टक मारते थे, तो हम सुबह क्योंकि आते थे, हमारी जाग खुल जाती थी और हम भाग के बाहर आते थे। रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, ग्रीट हिम मतलब नमस्ते या जो भी उनकी भाषा में होगा, गुड मॉर्निंग, वो करने आ जाते थे। व्हाई वाज इट सो, आपको क्यों लगता है कि हम उसके बैम्बू की स्टिक
से सिर्फ, राइट, जिगलिंग ठंड से ही हम लोग उठ जाते थे, भाग के आते थे, उनको ग्रीट करते थे। रीजन क्या होगा? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लॉफ? क्या आपको लगता है कि उस ब्रेड के प्रति हमारा प्यार है जो हम इतनी जल्दी उठ जाते थे? नॉट एट ऑल, ना 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 भाई, आप गलत अंदाजा लगा रहे हो। द लॉफ्स वर बॉट बाय सम पैस्किन्स और बैस्टिन्स। तो ये ध्यान रखना है, कौन खरीदती थी? पैस्किन्स एंड बैस्टिन्स, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। ऐसा नहीं है कि हमारा उस ब्रेड के लिए प्यार था तो हम भागे जाते थे, ना भाई, ब्रेड तो हमारे घर की मेड खरीदती थी, जो काम करने आती है, बैस्टिन्स एंड पास्किन्स, वो खरीदती थी। तो फिर ये बच्चे क्यों उठते? अब मान लीजिए बाहर सब्जी वाला आया, सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, तो वो सब्जी वाले के पास आपका तो जानेगा नहीं, बट आप उठ के भागे, सब्जी तो आपकी मम्मा ले रही है, तो आप क्यों? शायद वो सब्जी वाला शायद साथ में टॉफियां लेके आता है, कैंडीज लेके आता था जब आप छोटे थे, तो वो बच्चों को कैंडीज दे देता था, तो शायद आपका इंटरेस्ट ये था। बाकी खरीदना तो आपकी मम्मी ने ना, आपने टिंडे मिर्ची का क्या करना है, ठीक है। तो इसी तरह वो कहते हैं कि जो घर की मेड सर्वेंट्स थी वो खरीदती थी, जिनको हम पैस्किन्स और बैस्टिन बोला इन्होंने। बट वी लॉक्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स। बट भाई हमारा इंटरेस्ट किसकी तरफ था? ब्रेड के बैंगल्स की तरह। अब बैंगल्स मतलब चूड़ी की शेप में ऐसी गोल ब्रेड होगी, ठीक है, उसको उसने बोल दिया है ना, विच वी चूज केयरफुली। तो हम पूरे ध्यान से देखते थे, क्यों भाई? मतलब हमें गोल की गोल चाहिए, इधर उधर से टूटी फूटी ना हो, सबसे पहले तो इसलिए। समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल में, क्योंकि वो अच्छे स्वीट मीठे ब्रेड की बनाई होती थी, तो हमारा बच्चों का इंटरेस्ट वो बड़ा लॉफ लेने की तरफ नहीं होता था, हमारा ये बैंगल ब्रेड लेने की तरफ होता था। इसीलिए हम लोग भाग के जाते थे, क्योंकि लॉफ तो किसने लेना था? मेड सर्वेंट ने लेना था, ठीक है जी। द बेकर्स मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ, राइट। तो बेकर कैसे आते थे, कैसे पता चलता था? जब उनकी एंट्री होती थी हमारी गलियों में, झंग झंग, वो अपनी ठड्ड मारते थे, है ना, और उससे आवाज आती थी, तो उससे कहते हैं ये बैम्बू से वो काम ऐसे मतलब आवाज करते थे और हम उठ जाते थे। वन हैड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो ये अगर वो है, ठीक है जी, अभी मेरी ड्राइंग देखो, और एक हाथ से उन्होंने यहाँ सिर पे बास्केट उठाई हुई है और दूसरे हाथ में ये स्टिक है, और ये स्टिक को ग्राउंड के ऊपर ठक ठक मार रहे हैं, ठीक है। अब इससे इधर पकड़ा हुआ है, इधर मार रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल सके हम लोग आगे हैं, हमसे चीजें खरीद लो। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। तो बच्चे नहीं सिर्फ उनको ग्रीट करते बेकर्स को, और बेकर्स भी जो आते हैं, जिन्होंने ये लॉफ बनाई होती है या जो बेचने आए हैं, सेलर्स आए हैं, वो भी ग्रीट करते थे घर की जो भी लेडी बाहर लेने आती है सामान, गुड मॉर्निंग, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। तो अब ये स्टिक वो नीचे रखते थे और इसके ऊपर अपनी वो बास्केट रख देते थे कि हाँ जी क्या लेना है। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद द माइल्ड रिबुक एंड loaves would be delivered to the servant। अब rebuke क्या होता है? an expression of disapproval। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हम बच्चे भी फिर भाग के आ जाते थे, यहाँ पे खड़े हो गए, है ना। अब बच्चों को क्या करती थी जो लेडी से, अब आपका क्या काम है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इधर हो भाई, इधर हो, तो थोड़ा डांट के पीछे कर देती थी। तो यही कह रहे हैं कि हम बच्चे भी आते थे, बट हमको पुश कर दिया जाता था, थोड़ा सा धक्का देके कि उधर हो, डिसअप्रूवल के लिए, तुमने नहीं यहाँ पे खड़े होना, ठीक है। एंड लोव्स कौन ले लेता था? वो घर की जो सर्वेंट होती थी वो खरीद लेती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप। बट हम कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि हम क्या है, ढीठ है भाई, राइट। तो वो मतलब राइटर यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हम नहीं मानते थे, बल्कि हमें पीछे भी करते, तुम उधर हो, आपने यहाँ से क्या लेना है। बट वी वुड क्लाइंब अ बेंच ऑन द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। या तो हम बेंच पे चल जाते, या पैरापेट क्या होता है, मतलब जो आधी दीवार होती है ना, तो दीवार के ऊपर खड़े होके यहाँ पे देखने लग जाते, ठीक है। पीप का मतलब झांकने लग जाते, बास्केट में क्या है क्या है। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लीव्स। तो कहते हैं राइटर, अभी भी मुझे वो प्यारी सी जो फ्रेग्रेंस है ना, ये अभी भी वो मतलब लोव्स की उसमें से फील होने लग जाती थी। और अभी भी मुझे वो याद है कि वो कितनी प्यारी फ्रेग्रेंस आती थी जब वो सेलर्स अपना लॉफ ऑफ ब्रेड लेके आते थे, और साथ में बैंगल्स वाली ब्रेड भी लेके आते थे। लॉफ्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो बता दो दिया भाई, बड़ों के लिए लॉफ्स आते थे और बच्चों के लिए बैंगल्स आती थी ब्रेड वाली। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ। कहते हमें इतनी भी नहीं होती थी। उसने स्टार्टिंग में राइटर ने बताया ना कि उसकी छन छन सुन के हम लोग बाहर आ जाते थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी भाई, दांतों को ब्रश करो या मुंह को धो लो, ना 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 ना। Why should we? हमें क्यों करना चाहिए? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, right? तो पहले क्या होते थे, ब्रश तो होते नहीं थे, तो वो मैंगो लीफ, आम के पत्ते लेके आते थे। तो राइटर सोचते कौन ही पहले जाता, मैंगो ट्री के पत्ते तोड़ के लेके आता, फिर टूथब्रश की तरह बनाता, टूथब्रश होता, कौन बॉदर कर रहा है इतनी सारी चीजों को। एंड why was it necessary at all? भाई इंपॉर्टेंट भी क्यों था? The tiger never brushed his teeth। भाई अगर टाइगर ने अपने कभी दांत ब्रश नहीं किए तो हम भी क्यों करें? तो मतलब यहाँ पे राइटर अपना कंपैरिजन टाइगर के साथ कर रहा है, ठीक है जी। तो वो मतलब उसके कहने का ओवरऑल ये है कि हम लोग ना ब्रश की परवाह करते थे, ना मुंह धोते थे, बस हमारा ध्यान खाने की तरफ होता था।
हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग, गरम गरम चाय पियेंगे भाई, उससे सब कुछ दांत वगैरह सब कुछ साफ हो जाएगा, एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो ओवरऑल भाई खाने हैं हमें, ठीक है जी, उस बेंगल ब्रेड को चाय के साथ, बाकी हमें ब्रश का मुंह धोने की तरफ कोई ध्यान नहीं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज अ बॉल। तो भाई ध्यान रखिए, एक और ब्रेड का नाम है, अभी तक बैंगल्स ब्रेड थी जो बच्चों के लिए थी, बड़ों के लिए लॉब्स थे, ठीक है जी। अब ये मैरिजेस में देने के लिए कहते हैं, मैरिज जो गिफ्ट दिया जाता था किसी भी की भी मैरिज हो तो मीनिंगलेस होता था, मतलब कंप्लीट नहीं होता था जब तक वहां पे स्वीट ब्रेड नॉन एज बॉल नहीं दिया जाता था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फेस्ट लूजिंग इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, राइट। जैसे कि कहते हैं पार्टी में, फेस्ट भी क्या होता है, छोटी गेट टूगेदर गैदरिंग होती है कि कोई फंक्शन होता है, वो भी कंप्लीट नहीं होता था जब तक ब्रेड नहीं आ जाता। अब आप मानो आपके दोस्तों की पार्टी है ना, अब जब तक बर्थडे पार्टी है फॉर एग्जाम्पल, जब तक केक नहीं आएगा तो बर्थडे पार्टी कंप्लीट कैसे होगी। अब आप सिर्फ दोस्त दोस्त वैसे ही पार्टी करो, जब तक भाई कोल्ड ड्रिंक नहीं होगी तो पार्टी कैसे कंप्लीट होगी, राइट। अब बात आ गई इंग्लिश सीखने की, जब तक अनुराधा मैडम की वीडियो नहीं देखोगे तो इंग्लिश कैसे सीखोगे, है ना। तो इसी तरह हर फंक्शन इट वाज इनकम्प्लीट विदाउट ब्रेड, ठीक है जी। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो कहते कोई चीज हम बोल ही नहीं सकते, नॉट इनफ कैन बी सेड, राइट, कि बेकर्स उस समय हमारे गांव में कितने जरूरी थे। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अब जो लेडी होती थी घर की, वो सैंडविचेस बनाती थी जब उनके घर की बेटी की शादी होती थी, तो सैंडविच भी तो ब्रेड से बनाएंगे। तो ओवरऑल वो बताना चाहता है कि भाई हमारे वहां ब्रेड अलग अलग चीजों की तरह, बैंगल्स ब्रेड मिलती थी, बच्चों के लिए लॉस मिलते थे, बड़ों के लिए बॉल बनाई जाती थी ब्रेड की हेल्प से, गिफ्ट के रूप में जो दी जाती थी। पार्टी में जो है स्वीट ब्रेड का सर्व किया जाता था, और सैंडविचेस भी बनाए जाते थे लड़कियों की शादी में। तो इतना यूज था वहां पे ब्रेड का। सो तभी बेकर्स जो है गोवा के फेमस थे। केक्स एंड बॉलिनर्स, बॉलिनर्स क्या होता है, बिस्किट आर अ मस्ट ऑफ द क्रिसमस एज वेल एज द अदर फेस्टिवल्स, ठीक है। तो केक और जो बॉलिनाज थे, जो कोकोनट के बिस्किट्स कुकीज होती हैं, ये क्रिसमस के फेस्टिवल पे बनाई जाती थी, मिलती थी। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेंस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। तो भाई कैसे उनका फर्नेंस बंद हो सकता है, इसीलिए आज भी उसमें से एक है, क्योंकि इतनी ज्यादा ब्रेड बनाई जाती थी अलग अलग ओकेजन के लिए, अलग अलग तरह की। The bakers or the bread sellers of those days had a peculiar dress, right? Known as a kabai. So remember that उनकी एक अलग सी अट्रैक्टिव सी ड्रेस होती थी, जिसके हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते थे। किन की, ब्रेड सेलर की। उस ड्रेस का नाम था कबाय, बाय बाय कबाय, राइट। इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ अ लॉन्ग फ्रॉक। तो भाई एक फ्रॉक ही पहने होते थे, ठीक है, ये फ्रॉक एक लंबी सी फ्रॉक वो पहन लेते थे, रीचिंग डाउन द नीज, उनके घुटनों से वो नीचे होती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स बेयरिंग अ शर्ट एंड अ ट्राउजर व्हिच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो पुराने समय में तो कहते क्या होता था, सिर्फ वो एक फ्रॉक सी पहन के आते थे बेकर। उसके बाद राइटर कह रहे जब हमारा जमाना था, मतलब जब हम बच्चे थे, फिर हमने बेकर्स को शर्ट पहने हुए भी देखा, और वो ट्राउजर पहनते थे। ट्राउजर क्या था, निक्कर के जैसे, शॉर्टर देन फुल लेंथ, मतलब पैंट भी नहीं होती थी, पैंट से थोड़ी छोटी, ठीक है, हाफ पैंट से थोड़ी सी ज्यादा। तो हमने ऐसे भी बेकर सेलर्स को देखा। इनिशियली देवर वेयरिंग अ फ्रॉक, फ्रॉक पहनते थे एक लंबी सी, ठीक है जी, लॉन्ग फ्रॉक के जैसे मतलब पहनते थे। और उसके बाद थोड़े समय के बाद उन्होंने टी शर्ट और ट्राउजर पहनना शुरू कर दिया। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट्स व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। तो कहते आज भी अगर वहां पे हम किसी को देखते हैं जिसकी पैंट थोड़ी सी मतलब निक्कर थोड़ी सी नीज से नीचे है, राइट, और पैंट से थोड़ी ऊंची है, तो हम उसको यही समझते हैं कि इसकी ड्रेस कैसी है, पैडर के जैसे। पैडर्स कौन होते हैं, जो सेलर्स थे ब्रेड, ठीक है जी। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ये नहीं कि रोज आ रहे हैं, है ना, हम तो अब क्या करना पड़ता है, रोज आइसक्रीम सेलर आता है तो हमें रोज आइसक्रीम सेलर को क्या है, पैसे देने पड़ते हैं, राइट। अगर हम रोज खा रहे हैं, गोलगप्पे वाला आ रहा है तो रोज दे रहे हैं, ठीक है, भेलपुड़ी वाला आ रहा है तो जब 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 खा रहे तब दे रहे। पर तब ऐसा नहीं होता था। जो ब्रेड का एक परमानेंट पार्ट था, जैसे हमारे घरों में दूध परमानेंट पार्ट है, रोज आता है, रोज पैसे नहीं देते हैं, मंथली जाके फिर मंथ के बाद हम उनसे हिसाब करके आ जाते हैं, मतलब हम मतलब आके मम्मा पापा जो भी है। इसी तरह बेकर्स के साथ भी एट द एंड ऑफ द मंथ वो बिल को कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल। तो वो क्या है, मंथली रिकॉर्ड लिख लेते थे वॉल पे, दीवारों के ऊपर, किसका अच्छा इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। भाई सचमुच वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था जो उस समय बेकिंग करते थे, क्योंकि हर ओकेजन पे बिना ब्रेड के पॉसिबल ही नहीं था इन द ओल्डन डेज। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व क्या है, भूखे नहीं मरे,
ठीक है, वो कभी भूखे कैसे मरेंगे, हर ओकेजन पे तो ब्रेड बिकता था। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। ही कौन, जो बिजनेस करता है उसका पूरा परिवार, मतलब जो बेकिंग करता है उसका पूरा परिवार, इवन कि उसके नौकर भी, वो हमेशा हैप्पी दिखते थे, खुश और प्रॉस्परस, हेल्थी, वेल्दी, सब कुछ उनके पास था। देयर प्लम्प फिजिक, अब प्लम्प क्या होता है, मोटे ताजे, है ना, तो वो उनकी प्लम्प मतलब प्लीजेंटली फैट बॉडी होती थी। ऑलवेज वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस, मतलब ओपन टेस्टिमोनी मतलब भाई आंखों से देख के हम लोग बता सकते थे पब्लिक स्टेटमेंट के लिए, ये मोटा ताजा बच्चा है, अच्छा ये बेकर है, तो ये देख के बताया जा सकता है। अब मान लीजिए आप मेरे हाथ में लैपटॉप देख रहे हो, पेन टैब देख रहे हो, अच्छा ये टीचर है, ठीक है, इससे पता चल गया कि हाँ भाई पेन टैब टीचर की निशानी है ना। अच्छा मेरे हाथ में चौक देख रहे हो, डस्टर देख रहे हो, ओके शी इज अ टीचर। तो भाई उस समय जो बेकर्स होते थे वो थोड़े प्लम्पी होते थे, उनकी फिजिक को देख के ही अंदाजा लगा लिया जाता था। ओपन टेस्टिमनी थी, मतलब उनको देख के पब्लिक स्टेटमेंट बता देते थे, हाँ ही और शी इज अ बेकर। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिक्स, अब भी कोई जैक फ्रूट के जैसा बोट्टू बोट्टू सा दिखता है, अपेरेंस इज इजिली कंपेयर टू अ बेकर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्यों उसको जैक फ्रूट के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो एक प्लम्प शेप में होता है, फैट बॉडी वाला होता है। तो जो बेकर्स है उनको भी यही बोला गया है कि उनकी बॉडी थोड़ी फैट होती थी, तो उससे आराम से पता चल जाता था दे आर दी बेकर। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर वाज क्या था, अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा के बेकर्स के बारे में, रिटन बाय लुजियो रॉड्रिगेज, राइट। तो बेकर्स फ्रॉम गोवा के बारे में हमने पढ़ा है कि कैसे वहां पे बेकिंग बहुत ज्यादा फेमस थी। इन ईच एंड एवरी ओकेजन, हर मौके के ऊपर बेकिंग की जाती थी, राइट। बच्चों के लिए बैंगल्स वाली बनाई जाती थी, शादियों पे गिफ्ट इनकम्प्लीट होते थे जब उसमें बॉल नहीं दिया जाता था, डॉटर्स की मैरिज पे सैंडविचेस बनाए जाते थे, जो शादी या पब्लिक फीस्ट होती थी या कोई भी पार्टी होती थी वहां पर मीठी ब्रेड ना हो तो वो इनकम्प्लीट मानी जाती थी। तो ओवरऑल बेकिंग वहां पे बहुत फेमस थी। और बेकर्स के अलग ही कपड़े थे, पहले वो फ्रॉक पहनते थे लॉन्ग वाली, थोड़ा समय के बाद उन्होंने शर्ट और ट्राउजर पहनना शुरू कर दिया जो पैंट से थोड़ा ऊंचा होता था बट निक्कर से थोड़ा नीचे होता था। तो इस तरह उसकी निशानी हो जाती थी कि दे आर पेडर, राइट, ये हैं जो बेचते हैं क्या, क्या भाई, ब्रेड बेचते हैं। तो आई होप सो आपने चैप्टर को अच्छे से समझा, सुना है। क्वेश्चन आंसर विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगेन ऑफ कोर्स वील डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, बट चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के, और आपने भी घुमा फिरा के आंसर दे देना है। जो आंसर्स पड़े होते हैं बस उन्हीं को ही मिक्स एंड मैच करना होता है, एंड देन वी कैन मेक अ गुड परफेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो आई होप सो वट एवर आई हैव कवर्ड, जो भी मैंने पढ़ाया है इट्स क्लियर टू यू, आपको क्लियर हुआ है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली वॉच दैट वीडियो केयरफुली, ध्यान से वीडियो को देखिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस लव एंड सब्सक्राइबिंग टू परम टीवी चैनल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Hello all. So last time what we had discussed, we discussed about the chapter number 7, Glimpses of India, part 1, Baker from Goa. Right? हमने bakers from Goa के बारे में पढ़ा था, and today we are going to discuss the question answers. उसके कुछ question answers पर नजर डाल लेते हैं। वैसे तो हमें आते ही हैं, क्यों, क्योंकि ओवरऑल तो हमें चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। सो लेट्स डिस्कस दी फ्यू क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, किस चीज के बारे में उनको पास्ट की चीजों के बारे में सोच सोच के बड़ा मजा आता था। तो भाई उनको उन ओल्ड अच्छे दिनों की बातों को याद करके मजा आता था, ब्रेड के बारे में सोच के मजा आता था, उनके लॉफ्स के बारे में, उनकी फ्रेगनेंस के बारे में। So the elders in Goa are nostalgic about the good old Portuguese days, right? जो उनके समय में वो दिन चल रहे थे, and their love of bread, जो लोगों का प्यार था ब्रेड के प्रति, and loaves, जो ब्रेड के बड़े बड़े loaves होते हैं। The writer says that the eaters of the loaves have left, but the makers still exist. माना कि खाने वाले तो चलो जा चुके होंगे, बट बनाने वाले अभी भी आपको देख जाएंगे। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इंडिया, हाउ डू यू नो, क्या आपको लगता है अभी भी पॉपुलर है? हाँ भाई, तभी उन्होंने बोला कि खाने वाले चाहे हो ना हो, बट आगे वही सेम प्रोफेशन को बच्चे फॉलो कर रहे हैं। यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन इंडिया। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नरेटर स्टेटमेंट दैट द ईटर्स हैव गॉन। भाई उसने स्टेटमेंट दी तो है, खाने वाले चले गए, लीविंग द मेकर्स बिहाइंड, बट बनाने वाले अभी भी हैं। देयर आर मिक्सर्स, माउल्डर्स एंड द वन हु बेक्स द लॉफ। सो द टाइम टेस्टेड फर्नेंसेस स्टिल एग्जिस्ट देयर, अभी भी वो फर्नेंसेस चल रही हैं, जो उनके जो आग है, फायर, दैट इज स्टिल नॉट एक्सटिंग्विश्ड। तो इसका मतलब यस, स्टिल द ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर। What is a baker called? Baker को क्या बोलते थे? The baker is called a pedlar in Goa. When would the baker come
एवरी डे वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट? तो एवरी डे कब आते थे भाई? मॉर्निंग के समय आते थे अपनी बास्केट को लेके, और फिर इवनिंग समय खाली बास्केट को लेके वापस जाते थे। चिल्ड्रन क्यों आते थे उनको मिलने? क्योंकि भाई उनको ब्रेड वाली बैंगल्स, स्वीट बैंगल्स लेनी होती थी। ठीक है, सो द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स आते थे, once early in the morning and second time when he returned after selling his stuff, सारा स्टफ बेचने के बाद जब वो घर जाते थे। The children would run to meet him as they wanted to have a bread bangles। बच्चे क्यों आते थे? क्योंकि उनको ब्रेड बैंगल्स चाहिए थी, that's the reason। What did the bakers wear? बेकर क्या पहनते थे इन पोर्टुगीज डेज? और फिर व्हेन द ऑथर वाज यंग, तो हमें पता है भाई पहले क्या पहनते थे, पहले एक लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे, राइट, जिसको कबाई बोलते हैं, और उसके बाद जब नरेटर का टाइम आया उस समय वो एक शर्ट पहनते थे और नीचे ट्राउजर पहनते थे जो पैंट से थोड़ा ऊंचा होता था बट निक्कर से थोड़ा बड़ा होता था। सो द बेकर वर यूजुअली ड्रेस्ड अप इन अ पेक्यूलियर ड्रेस कॉल्ड कबाई। ठीक है, तो वो कैसी थी? सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक थी जो नीज से उनके घुटनों से नीचे तक आती थी। बट जब ऑथर यंग हुआ उस समय ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज द ऑथर सॉ द बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट पहनते थे, ट्राउजर पहनते थे जो शॉर्टर देन फुल लेंथ से थोड़ा ऊंचा होता था, लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ा सा नीचे होता था, मतलब नीचे होता था। सो दैट वाज द ड्रेस। Who invites the comment? He is dressed like a pedder. Why? तो ये किसका कमेंट था? ठीक है, कि वो पैडर की तरह लिखते हैं। Any person who is wearing a half pant which reaches just below the knee, किसी भी पर्सन को, कहते हैं जिस भी पर्सन को वो देख लेते थे किसी ने ऐसी हाफ पैंट पहनी हुई है जो नीज के नीचे है, राइट, अदरवाइज हाफ पैंट होती है वो होती है कि नीज के थोड़ी ऊपर हो, बट जिसके नीज के नीचे है, पैंट से थोड़ी ऊंचे है, राइट, इनवाइट्स दिस कमेंट। दिस इज बिकॉज द बेकर नोन एज अ पैडर यूज्ड टू ड्रेस लाइक दैट, क्योंकि जो बेकर्स होते थे उनकी ही ये स्पेशल ड्रेस होती थी जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्ड? कहां पे लिखते थे? सोचो जरा। वॉल पे भाई, दीवार पे लिखते थे। मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन द हाउस विद द मैनसिल। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस? तुमने बोला जैक फ्रूट की तरह दिखते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी थोड़ा प्लम्प ही होता है, फैटू सा होता है। इट मींस हैविंग अ प्लम्प फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट, थोड़ा सा मोटा होते हैं। Which of these statements are correct? आपको खुद बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। The Padders was an important person in the village in old times। क्या ये important person थे? हाँ भाई, ये important बच्चों की इनसे शुरू होती थी। पैडर स्टिल एग्जिस्ट इन गॉन विलेज, अभी भी है। हाँ भाई, बनाने वाले तो अभी भी हैं, शायद खाने वाले कम हो गए हैं बट बनाने वाले अभी भी हैं। द पैडर्स वेंट अवे फ्रॉम द अवे विद द पोर्टुगीज, क्या वो वापस चले गए? ना भाई, अभी उनके आगे आगे बेटे बिजनेस को संभाल रहे हैं। सो दैट इज इनकरेक्ट। द पैडर्स कंटिन्यू टू वेयर अ सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक, क्या वो सिंगल पीस फ्रॉक ही पहनते रहे? ना भाई, फिर शर्ट किसने पहनी? लॉन्ग निक्कर किसने पहनी? ट्राउजर आई मीन टू से किसने पहना? सो दैट इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ब्रेड एंड केक्स वर इंटेग्रल पार्ट, ब्रेड भाई हाँ बहुत ज्यादा खाते थे, यही मेन पार्ट था। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, पुराने समय से जैसे जैसी ब्रेड बनती थी वो अभी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हाँ भाई, वो अभी भी चलने वाला है, खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। पैडर्स एंड देयर फैमिली स्टार, वो भूखमरी के कारण इन द प्रेजेंट टाइम, मतलब जो बेकर्स थे या उनका परिवार था उनको भूखमरी सहन करनी पड़ती है। अब नहीं, प्रॉफिटेबल बिजनेस था, है और रहेगा, चीजें खत्म थोड़ी हो रही हैं। अगर हल्दीराम का भुजिया पुराने समय में फेमस हुआ है तो प्रेजेंटली भी वो अच्छा खासा कमा रहे हैं और आने वाले समय में भी वो कमाएंगे, चाहे भुजिया की और बहुत सी कैटेगरीज भी आ चुकी है। ठीक है, सो दैट इज इनकरेक्ट। चलो लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि बहुत बेसिक थे। एक लॉन्ग इसलिए देख लेते हैं, एक दो, ताकि आपको थोड़ी सी चीजें, और अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप आंसर ऐसे दे सकते हो। व्हाई वाज इट एब्सोल्युटली एसेंशियल टू हैव अ बेकर्स फर्नेस इन गॉन्स विलेज? ठीक है, क्यों भाई वहां पे अभी भी फर्नेस है? फर्नेस आपको पता है ना, भट्टी जैसे जलती है वैसी। सो द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड हैड मेड ए परमानेंट इम्पैक्ट। कहते जो पोर्टुगीज थे या उनके जो ब्रेड थे उन्होंने परमानेंट पूरी तरह से असर डाल दिया था, इम्पैक्ट ऑन गॉन सॉइल, राइट, उसकी मिट्टी से भी वही खुशबू आने लगी थी, मतलब ब्रेड की। द ईटर्स ऑफ दोज लॉव्स माइट हैव वेनिश्ड, चाहे उसको खाने वाले खत्म हो गए हैं, बट द बेकर्स ऑफ द लॉव्स, द बेकर्स स्टिल हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। बट जो मेकर्स है, जो उसको बनाते हैं, जो बेक करते हैं, वो आपको सोसाइटी में अब भी दिखेंगे। द गॉन विलेज स्टिल हैज द मिक्सर्स, माउल्डर्स, दोज हु बेक द लॉब्स, तो सब आपको अभी भी उस गांव में दिखने वाले हैं जो मिक्स में, जिसमें वो सारा कुछ मिक्स करते थे, बनाते थे उसकी शेप के लिए।
फाइनेंसेस में सब कुछ दिखेगा। देयर आर ऑल्सो द एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फाइनेंसेस विच स्टिल एग्जिस्ट टिल डेट। वही फाइनेंसेस भट्टियां अभी भी हैं जिसमें वो रख के उसको पकाते थे, वो आपको पुराने समय वाली अभी भी दिखेंगी। द बेकर्स आर स्टिल इंपॉर्टेंट इन द विलेज। बेकर्स अभी भी वहां पे इंपॉर्टेंट है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ द डॉटर्स एंगेजमेंट। मतलब भाई उनके कल्चर का ही पार्ट बन गया। अभी भी घर की औरतें, किसी उनके घर की बेटी की शादी होती है तो सैंडविचेस बनाते हैं। केक एंड वॉलिनास आर ए मस्ट फॉर द क्रिसमस। तो भाई केक और जो कुकीज है वो भी अभी भी उतनी जरूरी है जब पहले समय में वो क्रिसमस वाले डे पे सेलिब्रेट करते थे या अदर फेस्टिवल्स में बनाते थे। Thus the presence of bakers furnace in the village is still essential। इसीलिए फर्नेस अभी भी वहां पे जरूरी है। खुद सोच के देखो ना, हमारे घर पे भी तो वही रिचुअल्स चलते आते हैं। जैसे कि दिवाली का मौसम है, मतलब सीजन है, मतलब फेस्टिवल है भाई, तो दिवाली का मौसम है। मौसम क्यों बोला? क्योंकि भाई 6-7 दिन 10 दिन हम पटाखे चलाते रहते हैं। तो आप बोलो कि भाई अगर हम पटाखे चला रहे हैं तो हमारे आने वाले भी चला रहे हैं, हमारे पीछे वालों ने भी चलाए हैं, है ना। दिवाली पे सबके घर में लक्ष्मी की पूजा हो रही है, तो भाई सबके घर में हो रही है। हम मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, तो भाई हर जा रहा है ना। हर कोई जिस तरह भी, जिस मतलब धर्म के लोग जिस तरह भी सेलिब्रेट करते हैं, राइट, इट डजंट मैटर अबाउट आवर कास्ट और रिलीजन, जिस तरह भी, तो भाई वो सारी रिचुअल्स वैसे ही चलती आ रही। अब जैसे कोई चीजें आपके मम्मा पापा फॉलो करते हैं, सेम अब आगे हम करने लगे, अब हमारे आने वाले बच्चे आगे वो फॉलो करेंगे। तो इसी तरह से सेम कल्चर चलता आ रहा है। तो इसी तरह से फाइनेंसेस अभी भी गांव में जरूरी है, क्योंकि अभी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है बेकर्स की, आई मीन टू से लॉफ ऑफ बेक्स, लॉफ ऑफ ब्रेड की। सो पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ बेकर के बारे में बता दीजिए। क्वेश्चन 2 लॉन्ग एक है, मतलब करेक्टरिस्टिक्स गॉन विलेज के बारे में बता दीजिए। तो हमने पूरी स्टोरी का इसमें थोड़ा सा समअप लिख देना है। अ बेकर हैड एन इंपॉर्टेंट प्लेस। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह होती थी इन अ विलेज लाइफ ऑफ अ गांव। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस। तो हमने पढ़ा था, तो स्वीट ब्रेड के बिना, स्वीट ब्रेड के बिना मैरिजेस कंप्लीट नहीं मानी जाती थी। केक और वॉलिनास के बिना क्रिसमस या कोई और फेस्टिवल इनकम्प्लीट माना जाता था। इन ओल्ड डेज द बेकर यूज्ड टू वेयर अ पेक्यूलियर ड्रेस, कबाई। नाम क्या था? कबाई, अ सिंगल पीस फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। तो एक फ्रॉक पहनते थे, एक लंबी सी, जो उनके घुटनों के नीचे आती थी। लेटर, बाद में, दे स्टार्टेड वेयरिंग द शर्ट एंड ट्राउजर विच वर लॉन्गर देन द शॉर्टर देन द फुल लेंथ। बाद में उन्होंने पैंट और शर्ट पहनना शुरू कर दिया। पैंट नहीं, मतलब एक शॉर्ट थी, शॉर्ट मतलब वो पैंट से थोड़ी ऊंची थी और ट्राउजर से थोड़ी नीची थी, मतलब नीज से थोड़ी नीची थी। दे यूज्ड टू बी प्रॉस्परस, अमीर हुआ करते थे। दे देयर फैमिली सर्वेंट नेवर स्टार्व, वो उनका परिवार और उनके सर्वेंट कभी भूखमरी से नहीं मरे। Their plump physique, मोटे ताजे, was the testimony of their prosperity। उनकी शक्लें, उनकी हाव भाव, उनका मोटे पेट के ही हमें सबको अंदाजा हो जाता था कि ये अमीर हैं, ये अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, इसीलिए अंदर अंदर खा रहे हैं। The baker used to be a good friend, companion and guide। वो अच्छे दोस्त थे, सबकी हेल्प करते थे। फॉर द ऑथर, ही वुड कम ट्वाइस अ डे, वो 2 बार आते थे। एंड देन द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस वुड क्राउड अराउंड हिज बास्केट टू चूज द ब्रेड बेंगल्स। तो चिल्ड्रन क्या करते थे? बच्चे भाग के, क्राउड भीड़ इकट्ठी कर लेते थे उनके आसपास। क्यों? क्योंकि उनको भी उस बास्केट से बेंगल ब्रेड लेने होते थे। इवन टुडे बेकिंग एंड बेकर्स आर फेमस इन गोवा। आज भी वहां पे फेमस है। दे स्टिल यूज द ट्रेडिशनल फर्नेंसेस टू बेक ब्रेड एंड केक्स। अभी भी वो पुराने मेथड से, फर्नेंसेस से क्या करते हैं? ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं। So these bakers are known as peddlers in Goa। तो वो गोवा में माने जाते हैं। उनका किस नाम से जाना जाता है? पेडलर्स। उनके कपड़ों को, कपड़े क्या है? कबाए। सो इस तरह से पूरी स्टोरी है। तो देखिए वही लाइनें घुमा फिरा के आ रही हैं, कुछ नया नहीं आ रहा है। सो प्लीज चिल्ड्रन कीप दिस थिंग इनटू योर माइंड। दिमाग में रखना है, क्वेश्चन वैसा ही होता है, बस उसकी थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर देते हैं और आपको भी आंसर को वैसे ही थोड़ा सा मोल्ड करके लिख देना है। ठीक है, घबराना नहीं है एग्जाम में। चलो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। आपको पता है एक्सट्रैक्ट क्या होता है? कुछ लाइनें होंगी, उसके क्वेश्चन आंसर्स का आंसर देना है हमें। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, 2 बार आया करते थे। ही कौन? कौन? ब्रेड बेचने वाले, राइट, पैडर जिसको बोलते हैं। वन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, पहली बार जब चक्कर लगाते थे, बेचने आते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग, मतलब जब उनकी बास्केट खाली हो जाती थी शाम को, तब वापिस 2 बार चक्कर लगाते थे। हु इज ही? तो देखा वही क्वेश्चन आ गया। एंड वेयर इज ही फ्रॉम? तो ही कौन है और वो कहां से है? ही इज द बेकर एंड ही इज फ्रॉम गोवा। नेम द आइटम्स ही सोल्ड फ्रॉम हिज ह्यूज बास्केट। क्या क्या बेचते थे? वो ब्रेड बेचते थे, केक बेचते थे, ब्रेड बेंगल्स बेचते थे, स्वीट ब्रेड बेचते थे।
When did he come during the day? कब आते थे भाई? मॉर्निंग के समय में आते थे और शाम को चले जाते थे. He came twice, once in the morning on his selling round and again after the sale was done over. Where did he empty his huge basket? Right, he emptied his huge basket in the houses of his customer. तो भाई उनकी जो huge basket, बड़ी basket है, वो खाली कैसे हो जाती थी भाई? चीजें बेच के, चीजें मतलब ब्रेड को बेच के. कहाँ पे? इन द हाउसेज ऑफ हिज कस्टमर्स. जो भी उसके कस्टमर्स होते थे उनको वो चीजें बेच देते थे. कौन सी चीजें? ब्रेड बेच देते थे, और जिससे उनकी बास्केट खाली. ठीक है, तो दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर. चैप्टर 7 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बेकर्स फ्रॉम गोवा. सो आई होप सो द इंट्रोडक्शन, आई मीन टू से द एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, राइट. उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया है. बस चैप्टर को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, इन अ गुड वे, इन अ ह्यूमरस वे. अगर ह्यूमरस चैप्टर है, अगर मॉरल वैल्यू वाला चैप्टर है, ऑफ कोर्स विद द प्रॉपर, यू नो, यू नीड टू पे एन अटेंशन, सो एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली क्लियर इन टू योर माइंड. सब कुछ आपके दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. और बाकी मैं पढ़ा रही हूँ तो टेंशन ही किस बात की लेनी है. सो थैंक यू सो मच क्लास. नाउ आई गोइंग टू मीट यू, आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद पार्ट नंबर 2, चैप्टर 7. तो नेक्स्ट में हम पार्ट नंबर 2 करेंगे, कुर्ग, विच इज अ पार्ट ऑफ कर्नाटका. वहां पे क्या फेमस है, क्या देखने वाला है, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, व्हाई वी कॉल इट एज पैराडाइज, क्यों उसको स्वर्ग बोला जाता है, तो वो चीजें देखेंगे. ठीक है जी, दैट्स इनफ फॉर द डे टुडे. आज के लिए बस इतना ही है. So thank you to subscribing or to subscribe Param TV channel. Keep learning, keep shining and keep playing. खेलते भी रहना जरूरी है. Till then, bye bye. Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.